नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज क्या है? ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज आप लोग को मालूम होगा, डेप्थ गेज का प्रयोग हम लोग गहराई को मेजरमेंट लेने में करते हैं। तो जैसे डेप्थ गेज का जो लिस्ट काउंट होता है पूछता है, डेप्थ गेज का यूज पूछता है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट नोट कब बनाते चलना है, जिससे नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको याद रहेगा। डेप्थ गेज में लिख लीजिए, इसके द्वारा किसी ब्लाइंड होल रिसेस लिख लीजिए, यहाँ पर रिसेस स्लॉट आदि की गहराई मापने में किया जाता है। गहराई मापने में किया जाता है। तो जो गहराई की बात आए, तो गहराई का अगर मेजरमेंट लेना है तो हम डेप्थ गेज के माध्यम से ले सकते हैं, बट आपको याद रहे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिख लीजिए, इसका लिस्ट काउंट या इसकी लिस्ट काउंट ये L है, लिस्ट काउंट 0.5 mm होती है। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक बात क्लिक कर रही होगी कि 0.5 mm इसकी लिस्ट काउंट कैसे हो सकती है, जबकि मैंने अभी बताया है कि डेप्थ गेज अपना क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो जब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होगी वहां पर उसका लिस्ट काउंट कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल की जो रीडिंग होती है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टील रूल पर। तो अगर स्टील रूल पर ट्रांसफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट हमारा इनडायरेक्ट टूल का लिस्ट काउंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, उसी लिस्ट काउंट को हम बोलते हैं 0.5 mm। और लिस्ट काउंट मैंने बता रखा है कि लिस्ट काउंट मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट। क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट। लिख लीजिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, मिनिमम मेजरमेंट। मिनिमम मेजरमेंट मतलब क्या होता है? जो कम से कम माप सके, जो कम से कम माप भर सके, उसे बोलते हैं मिनिमम मेजरमेंट। तो ये जो मिनिमम मेजरमेंट है ना, यही होता है लिस्ट काउंट। इसी से आपका अनुमान लगा सकते हो कि हम कम से कम 0.5 mm की रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में। तो लीनियर डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में बात करें, रेखीय प्रत्यक्ष मापी औजार जो है वो फर्स्ट है आपका माइक्रोमीटर। तो लिख लीजिए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का नाम ना आपने सुना होगा, ठीक है? माइक्रोमीटर इंग्लिश में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर जो है एक लीनियर क्या है, ये सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर भी आता है, डेप्थ माइक्रोमीटर भी आता है, और इनसाइड माइक्रोमीटर भी आता है। आंतरिक, बाहरी और डेप्थ की मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे माइक्रोमीटर की खोज किसने करी। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट, माइक्रोमीटर की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी मतलब होता है फ्रांस के रहने वाले थे वो। तो माइक्रोमीटर की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पाल्मर, क्या है, जीन पाल्मर
ने सन 1848 में किया। सर 1848 में किया था। तो फ्रेंड्स इसके बाद तो अब आधुनिक माइक्रोमीटर आ गया है, कई बार परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और माइक्रोमीटर का विकास होता गया। तो फ्रेंड्स 1848 में मतलब आप कह सकते हैं आज के 150 साल से अधिक पहले इसकी खोज हुई थी। तब माइक्रोमीटर इतना अच्छा रूप नहीं था, डिजिटल रूप नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स माइक्रोमीटर की खोज किसने करी? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पाल्मर ने करी। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि माइक्रोमीटर की खोज किसने करी, तो आपको जीन पाल्मर वहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन को। कभी कभी पूछता है कि जीन पाल्मर किस देश के रहने वाले थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ गया, 2 क्वेश्चन का आंसर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जीन पाल्मर ने माइक्रोमीटर खोज किस सन में करी, तो सन की बात आ गई 1848 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे लिखते हैं। इसमें माइक्रोमीटर एक परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। माइक्रोमीटर एक लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कह सकते हो रेखीय सूक्ष्ममापी औजार है। लिख लो, माइक्रोमीटर एक रेखीय सूक्ष्ममापी औजार है। तो ये सूक्ष्ममापी औजार है। अब नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, इसकी लिस्ट काउंट 0 पॉइंट कितना होता है आपको पता होना चाहिए। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। कितना होता है? 0.1 mm होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे 0.1 mm लिस्ट काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें जो माइक्रोमीटर होता है, इसके पार्ट के बारे में बात करें, इसके वर्क के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं। माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट 0.1 हो गई, ये सूक्ष्ममापी यंत्र है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो लिख लीजिए हेडिंग पार्ट्स, माइक्रोमीटर के पार्ट्स। क्या लिखोगे? लिखोगे माइक्रोमीटर के पार्ट्स। यहां पर हेडिंग डालिए, देखिए माइक्रोमीटर के पार्ट्स, माइक्रोमीटर के पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए फर्स्ट आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम की। क्या बात करेंगे? फ्रेम की। चलिए फ्रेम, तो माइक्रोमीटर का जो फर्स्ट फ्रेम होता है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम है। अब यहां पर हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। पहली बात तो फ्रेम जो होगा वो किसका बना होता है, ये पहला क्वेश्चन। तो लिख लीजिए फ्रेंड्स, आपको लिखना है ये फ्रेम किसका बना होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है इसका फ्रेम, या लिख लीजिए ये लिख लीजिए ये इनवार स्टील का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? इनवार स्टील का बना होता है। लेकिन कभी कभी इसको ड्राफ्ट फोर्ज स्टील या इसको बोलते हैं फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन का भी बनाया जाता है। तो लिख लीजिए कभी कभी इसे फोर्ज स्टील व कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो नोट्स बनाते चलें, बनाया जाता है, इतना लिख लें, जाता है रहेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी है वो किससे बनाते हैं? पहले हाँ अगर बात करें तो मैक्सिमम इनवार स्टील से। किससे?
इनवार स्टील से बनाते हैं, और कभी कभी इसको कास्ट आयरन अथवा फोर्ज स्टील से बनाते हैं। फिर बात आती है कि जो फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर कुछ लिखा होता है। वो क्या लिखा होता है? पहले बात तो इसके साइज लिखा हुआ है, जैसे कि 0 से 25 mm तक। मतलब ये मेजरिंग करेगा, मेजरमेंट टूल है, तो ये कितना मेजर कर सकता है, कितने साइज तक? तो 0 से 25 mm तक मेजर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आएगा इसको लिख के कि लिस्ट काउंट क्या होती है इस माइक्रोमीटर की। हर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट लिखी होती है फ्रेम पर, तो इसकी लिस्ट काउंट मान लिया 0.01, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिस्ट काउंट लिख दिया इतना, इधर साइज लिख दिया इतना। तो आपको अब नजर आ रहा है कि इस पर क्या लिखा है फ्रेम पर, एक तो साइज लिख दिया गया, एक लिस्ट काउंट। तो लिख लीजिए, इसी में इसको रफ कर दे रहा हूं, लिखिए नेक्स्ट लाइन से। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज अंकित होता है या लिखा होता है? अलग अलग भाषा में आप लिख सकते हो, लिखा होता है। कई लोग लिखते हैं अंकित होता है, बात एक ही है। ठीक है, इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है तथा माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट भी लिखा होता है, तथा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि सर लिस्ट काउंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कितने नामों से बोल सकते हैं? तो उसको मिनिमम मेजरमेंट भी कहते हैं, उसको अल्पतमांक भी कहते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम से जानते हैं। लिस्ट काउंट 0.01 या आप कुछ भी लिखा हो सकता है वहां पर, तो लिस्ट काउंट लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, ना कि वर्नियर माइक्रोमीटर की। अब आप कभी ये मत करने लगना कि सर आपने 0.01 बता दिया, 0.01 ये तो होता नहीं है, इसमें 0.001 होता है, ये सही है। हाँ सही है भी है, ये भी सही है, लेकिन जो 0.01 होता है ये होता है माइक्रोमीटर में, और जो 0.001 होता है वो होता है वर्नियर माइक्रोमीटर में। उसके बारे में बताएंगे हम लोग, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बात फ्रेम की। फ्रेम को हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं। अगला पार्ट है इसका एनविल। सेकंड है एनविल। तो एनविल आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो साइज दी गई है, यानी कि ये साइज, ये वाली जो साइज निकली है यहां से, ये क्या है? ये एनविल है, इसको बोलते हैं एनविल। तो एनविल जो होती है वो एनविल किसकी बनी होती है? तो डाल लीजिए सेकंड, एनविल क्या बनी होगी? ये भी इनवार स्टील की बनाई जाती है। किसकी? इनवार स्टील की। तो लिख लें, ये भी इनवार स्टील की बनाई जाती है। इनवार स्टील की बनाई जाती हैं या बनाए जाते हैं, ये भी इनवार स्टील की बनाए जाते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स, फिर भी आप लोगों ने कमेंट किया, और ठीक है, जब कमेंट करते हैं तो फिर हमारा मन भी करता है कि हाँ गर्मी कितनी पड़े, कितनी भी गर्मी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कराना है, आप लोग की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इनवार स्टील की बनाए जाते हैं। फिर लिख लीजिए अगला, एनविल पर क्या होता है? एनविल पर बहुत छोटा सा क्या होता है, आगे की भाग पर यहां पर क्या होता है? टंगस्टन कार्बाइड की बिट लगी होती है, जिसे बोलते हैं कार्बाइड की बिट लगी होती है। तो लिख लीजिए, इसके मेजरिंग फेस पर एक कार्बाइड की टिप या बिट, उसे बिट बोलते हैं और टिप भी बोलते हैं। कार्बाइड की बिट लगी होती है, ये बिट बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं। टिप लगी होती है या लगा होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कभी कभी सोल्डरिंग के माध्यम से भी लगा देते हैं, सोल्डर करके लगा दिया जाता है। ठीक है, चिपका दिया जाता है। उससे क्या होता है, जब मेजरिंग लेते हैं तो वो फेस
घिसता नहीं है, मतलब हमारी एक्यूरेसी बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए पर्पज से लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं एनबिल में, यहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड की बिट लगी होती है, आगे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे थर्ड नंबर, ये हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर बात करेंगे। तो बात थर्ड नंबर की करें तो थर्ड नंबर आ जाएगा आपका स्पिंडल। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ, ये है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल और एनबिल के बीच में ही तो हम क्या करते हैं, किसी जाप को मेजर करते हैं। ये कौन सा माइक्रोमीटर है? अब ये भी पूछोगे सर ये माइक्रोमीटर कौन सा है, तो ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। लिख लीजिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर। दिख रहा है? चलिए देखिएगा, दिख रहा है तो सही है, नहीं तो आउटसाइड माइक्रोमीटर आप यहां भी लिख दूं मैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये क्या है? ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो अभी पार्ट 1 पढ़े फ्रेम, सेकंड एनबिल, थर्ड स्पिंडल। तो थर्ड लिख लेते हैं हम लोग स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल क्या होता है? ये भी इनवार स्टील से बनाया जाता है। तो लिख लीजिए, इसकी बॉडी इनवार स्टील से बना होता है, या इनवार स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी क्या हो गई? ये बॉडी एनबिल की बॉडी और फ्रेम की बॉडी किससे बनी होती है? इनवार स्टील की। इसकी बॉडी इनवार स्टील से बनाया जाता है। फिर लिख लीजिए, इसके भी मेजरिंग फेस पर कार्बाइड की टिप लगी होती है। कार्बाइड की टिप या बिट बोलते हैं, टिप लगी होती है। ठीक है, हाँ, एक जगह क्वेश्चन में देखने को मिला था कि जो एनबिल और स्पिंडल पर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो इसके एनबिल और स्पिंडल पर जो कार्बाइड की बिट लगी होती है उसकी थिकनेस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। इसका राइट आंसर यदि आपको मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका सटीक आंसर मैं बता सकूं आपको। अभी तक मैंने देखा नहीं है इसका आंसर क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन कल मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो आप लोग अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके भी मेजरिंग फेस कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो मेजरिंग फेस पर क्या होता है? कार्बाइड की टिप लगी होती है। यहाँ पर लिख दीजिए, फेस पर कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो कार्बाइड की टिप आपको दिख रहा होगा, आगे लगा होता है। ये स्पिंडल हो गया, ये बना होता है इनवार स्टील से, कार्बाइड की टिप लगी होती है। चलिए बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पार्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होता है, लेकिन क्या है, आप लोग को जानकारी सटीक मिलता है ना। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जानकारी कंप्लीट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, तो इसका 3 पार्ट आपने पढ़ लिया। फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका बैरल, स्लीव या हब। क्या बोलते हैं इसको? बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। स्लीव चाहे लिख लो, चाहे बैरल लिख लो। बैरल, स्लीव, या हब। तो इसे 3 नाम से जानते हैं, किससे? बैरल, स्लीव, हब। मालूम हो गया? ठीक है, ऐसे बोलना है आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलना है। क्या? बैरल, स्लीव, हब। ये क्या है? यहां पर होता है बीच में, इसके ये होता है थिम्बल के बीच में होता है। थिम्बल और फ्रेम का जो यहां पर लगा होता है उसके बीच में होता है। तो लिख लीजिए यहां पर फोर्थ नंबर पार्ट स्लीव। क्या लिखना है? स्लीव। स्लीव को क्या बोलते हैं? हमने बताया था, बैरल, हब और स्लीव। ठीक है, तो 3 नाम से जानते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, इसे 3 नाम से जाना जाता है।
बैरल, स्लीव और हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर या इसके बॉडी पर, इसके ऊपर स्केल बना होता है, इसके ऊपर स्केल बना होता है। जो 1 mm तथा 0.5 mm के निशान को दर्शाता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस पे जो ऊपर वाला साइड होता है स्लीव के ऊपर एक क्या होगी, बेंट एक मतलब होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और लाइन के ऊपर जो ऊपरी भाग पे होगा वो सब लाइन क्या होंगे, एमएम में होंगे, सब लाइन क्या होंगे, एमएम में होंगे। और जो नीचे वाली लाइन होगी वो क्या होगी, वो आधा एमएम में होगी, वो भी एमएम में होती है, लेकिन वो 1 mm में नहीं होगी। ऊपर जितनी ग्रेजुएशन बनी है हर एक लाइन 1 mm की होती है, नीचे वाली जितनी लाइन मिलेगी सब लाइनें आधा mm की होती है, मतलब 0.50 mm की होती हैं। ठीक है, तो यहां पर बना होता है, समझा दिया मैंने, आप समझ लीजिएगा। ऊपर की 1 mm में, नीचे की 0.5 mm में बनी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आप लोग को शो करा के रीडिंग कैसे निकालते हैं, पढ़ना बताऊंगा, रीडिंग निकालना बताऊंगा, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम से। उसके बाद बात करेंगे जो इस पर आप देखोगे थिम्बल आता है, थिम्बल पे भी लाइनें बनी होती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्लीव की, तो स्लीव के बाद बात कर लिए, इसके ऊपर स्केल बना होता है और 1 mm तथा 0.5 mm के निशान को दर्शाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद लॉक स्क्रू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने लॉक स्क्रू का प्रयोग नहीं किया तो रीडिंग सब बेकार है, सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉक स्क्रू इसलिए लगाया जाता है कि जो रीडिंग आप भरोगे उसको लॉक करके रखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए 5 नंबर लॉक स्क्रू, लॉक स्क्रू, यहाँ हिंदी में लिख लें लॉक नट, कहीं कहीं लॉक नट रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है लॉक स्क्रू। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका प्रयोग रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है, लॉक करने में किया जाता है। फ्रेंड्स आप भी बताइए कि अगर आपने कोई रीडिंग भरी है माइक्रोमीटर में, उसके बाद आपने लॉक नहीं किया उसको, लॉक नट को, तो बताइए क्या रीडिंग एग्जैक्ट आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि रीडिंग इधर उधर हो जाएगी। आपका अगर लॉक नहीं है तो एनबिल आगे पीछे हो सकता है, या एनबिल तो स्थिर रहता है, सॉरी ये जो स्पिंडल है वो आगे पीछे रहता है। ठीक है, एनबिल क्या होती है, एनबिल फिक्स होती है, एनबिल कभी आगे पीछे नहीं जाएगी, और स्पिंडल जो होगा वो आगे पीछे जाता रहता है हमारे रैचेट के अनुसार से जब हम करते हैं, तो इससे इसके हिसाब से हमारा आगे पीछे बढ़ता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज करेंगे रैचेट को तो क्या होगा, जो स्पिंडल होगा वो आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉक करेंगे उसको रैचेट को तो क्या होगा, स्पिंडल पीछे जाएगा। लेकिन एनबिल क्या है, ये फिक्स्ड है, ये आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रीडिंग हमारा खराब हो जाएगा अगर लॉक नहीं करेंगे तो इतना बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में इसके। तो अगला पार्ट आपका आता है थिम्बल। यहां पर आपने लिख लिया, यहां पर लिख लो लॉक नट, दिख नहीं रहा होगा, चलिए नीचे दिखा दे रहा हूं, लॉक नट। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपका 6 नंबर थिम्बल। थिम्बल क्या होता है, थिम्बल के ऊपर ग्रेजुएशन बनी होती है, थोड़ा बेबल होता है, जैसे कि ऐसे देखिए, ऐसे बना हुआ है, वहां छोटा बना हुआ है, हम यहां बड़ा बड़ा करके बना दे रहे हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्रेजुएशन बनी होगी, यहां पता होना चाहिए, यहां पर 50 खांचे बने होते हैं। किस पे, इस पे गोलाई में पूरे 360 डिग्री में क्या बने होते हैं, गोलाई में 50 खांचे बने होते हैं। और ये 50 खांचे क्या होते हैं, इसकी जो यहाँ पर वो होती है बैरल या स्लीव, उसके खांचे से जो खांचा मैच करता है वही रीडिंग नोट करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दिखाते हैं
लिख लीजिए, इसके बॉडी पर स्केल बना होता है, जिसमें इसमें 50 भाग होता है। लिख लीजिए, स्केल बना होता है जिसमें 50 भाग होता है। फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी, जो इस प्रकार से बैरल होगा, क्या बोलते हैं, बैरल होगा, तो बैरल के सामने से आपका जो थिम्बल होगा, थिम्बल पे ऐसे करके गोलाई में 50 खांचे बने होंगे और हर एक खांचे का मान 0.01 mm होता है, यानी कि लीस्ट काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है, 0.01 mm होता है। ये निकलता कैसे है आपको पता होना चाहिए। आपको जब क्या करते हो, आधे mm से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं 1/2, भागे का क्या करते हैं 50 करते हैं, तब ये निकल के आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको निकालना हम बता देंगे कि कैसे करते हैं। 1/2 करेंगे, भागे 50 करेंगे, तो 50/1 है ना, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। आप इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/100 आ जाएगा। तो 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा। ये लिस्ट काउंट आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कि फिर से बता दें, जो आधा भाग होता है तो 1/2 भागे कर देंगे, ये टोटल कितना होता है, टोटल होता है 0.5 mm। तो 0.5 मतलब आधे भाग को कितने भाग में बांटते हैं, 50 भाग में बांटते हैं। अब 50 भाग में बटा है, आधा mm हो गया, आधे mm को कितने भाग में बांटे, 50 mm को बांट दिए, 50 भाग में बांट दिए, तो 50 भाग बटे 1 लिखने कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के फिर देखते हैं, अगर इसको भाग है तो पलट दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/50, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगी भाई साहब, जब आप इसको चेंज कर रहे हो मल्टीप्लाई में तो दिक्कत कोई नहीं होगी। तो 1/50 तो गुणे में क्या होता है, ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा 1/100 और 1/100 हो जाएगा, तो बराबर आपका 0.01 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देखिए लिस्ट काउंट निकल के आ गया। तो इस पे क्या होता है, हर एक भाग का मान लिस्ट काउंट होता है, यानी कि 0.01 होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फार्मूले के माध्यम से करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके रैचेट स्टॉप की बारे में बात करेंगे। तो रैचेट स्टॉप क्या है, जैसे कि थिम्बल आपने लिखा, थिम्बल में एक बात लिखना, जैसे कि मैंने बताया था थिम्बल में क्या होता है, खांचे बने होते हैं, स्केल बना होता है। स्केल क्या होता है, जो 50 भाग में बटे होते हैं, हर एक भाग का मान 0.01 mm होता है। उसके बाद थिम्बल पे क्या बने होते हैं, इस पर नर्लिंग कटी होती है। जैसे कि नर्लिंग कटी होती है हमारी कहाँ, यहाँ पर लाक स्क्रू के ऊपर क्यों नर्लिंग कटी होती है, जिससे क्या होता है, दबाव बढ़िया बन जाता है, अच्छे से हम लोग लॉक कर पाते हैं, ग्रिप बनता है। ठीक है, उसी प्रकार ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पर भी हम नर्लिंग काट देते हैं। फिर बात करेंगे रैचेट स्टॉप, सातवां है रैचेट स्टॉप। इसका प्रयोग क्या करते हैं, रैचेट स्टॉप का प्रयोग क्या करते हैं, दबाव डालने के लिए कि रीडिंग करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, क्या इस पे दबाव आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसका प्रयोग माइक्रोमीटर की रीडिंग को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ये माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा। ठीक है, माइक्रोमीटर की रीडिंग को दबाव डालता है, या ये दबाव डालता है, किस प्रकार दबाव डालता है, ये रीडिंग पे दबाव डालता है कि वो जो एग्जैक्ट साइज है वो निकला है। इस पे चट चट की आवाज आती है, वो कितनी बार आती है, अगर 2 बार चट चट की आवाज आएगी, चट चट 2 बार आवाज आ गई, तो मतलब आपकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है। आप उसको लॉक कर दीजिए लॉक स्क्रू के माध्यम से। यदि चट चट की आवाज 3 बार आ गई तो आपका माइक्रोमीटर बेकार होगा।
आप उसको फूंक दोगे माइक्रोमीटर को, तो फूंकना नहीं, उसको बेकार नहीं करना है, उसको बेकार नहीं करना, उसको बेकार तब हो जाएगा जब आप उसको 2 बार से अधिक चट 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 करते रहोगे। तो खिलौना थोड़ी है वो तो क्या है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए उसको हमें 2 बार ज्यादा चट चट की आवाज नहीं लाना। 2 बार अगर चट चट की आवाज आ गई मतलब रीडिंग परफेक्ट है। ठीक है, तो लिख लीजिए, या लिख लीजिए रीडिंग पर आवश्यक दबाव डालता है, यानी लिख लीजिए इसका प्रयोग माइक्रोमीटर की रीडिंग पर आवश्यक दबाव डालता है। ठीक है, यह लिख लीजिए, इसके 2 बार चट चट की आवाज आती है, चट चट की आवाज आने पर, इसके 2 बार चट चट की आवाज आने पर रीडिंग को लॉक कर देना चाहिए, रीडिंग को लॉक कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आज हम लोगों ने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि फीटर ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जिसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज, ये सब क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि फीटर ब्रांच में यूजफुल हैं, और हम लोग वर्कशॉप में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सटीक कंटेंट के माध्यम से और थ्योरिकल और एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।